नमस्कार। शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की 20 बड़ी खबरों पर। लगातार 30वां प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले ही दिन मिशन मोड में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में लिया पहला बड़ा फैसला। पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लगातार 30वां प्रधानमंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही किसान कल्याण में लिया बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर किए हस्ताक्षर। इसमें 9.3 करोड़ किसानों को होगा लाभ। पीएम मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद पीएमओ अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मुहर लगी हुई है। इस विजय के बड़े हकदार आप लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 2014 से जो कदम उठाए हैं, हमने इसे एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। पीएमओ को लोगों का पीएमओ होना चाहिए और ये मोदी का पीएमओ नहीं हो सकता है। सीएम योगी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने पर किसानों को दी बधाई। सीएम ने उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से की मुलाकात। उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई। ओडिशा में कल होगी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में रहेंगे मौजूद। ओडिशा में 12 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव 10 जुलाई को होंगे और मतगणना 13 जुलाई को होगी। और नवनिर्वाचित सांसद सुरेश गोपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे की खबरों को बताया गलत। कहा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये पूरी तरह से गलत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से की मुलाकात। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं की बस पर हुआ आतंकी हमला। खाई में गिरी बस, हमले में 9 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी ने स्थिति का लिया जायजा। उपराज्यपाल को दिए जरूरी निर्देश। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी आतंकी हमले के घायलों से की मुलाकात। कहा, मृतक तीर्थयात्रियों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा सांसद ओम बिरला से मुलाकात की। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे और लोगों से बातचीत की। लखनऊ के अकबरनगर क्षेत्र में कुकरेल नदी के किनारे बने मकानों को गिराने का अभियान हुआ शुरू। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे।
और अब समाचार विस्तार से। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपना कार्यभार संभाला है और पहले ही दिन पीएम मोदी मिशन मोड में नजर आए और आज उन्होंने दो बड़े फैसले भी किए हैं। सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पद तीसरी बार संभालते ही पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने के फैसले पर हस्ताक्षर किए, जिसका फायदा 9 करोड़ 30 लाख किसानों को होगा। तो शाम को तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट में पीएम मोदी की अगुवाई में एक और बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में पहला बड़ा फैसला लिया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। नए घर में शौचालय, एलपीजी पानी और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस योजना के तहत पिछले 10 साल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ 21 लाख घर भी बन चुके हैं। और इस बीच तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 2014 से जो कदम उठाए हैं, हमने इसे एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। पीएमओ को लोगों का पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी का पीएमओ नहीं हो सकता है। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है, उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है, उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है। और एक बार जब सामर्थ्य का साक्षात्कार हो जाता है तो समर्पण अपने आप समाहित हो जाता है। और ये पूरा 3 महीने का कालखंड उस सामर्थ्य के साक्षात्कार का, उस सामर्थ्य के प्रति समर्पण के भाव का और उस समर्पण के अंदर नए संकल्पों की ऊर्जा जुड़ी हुई थी, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मुहर लगी हुई है। इस विजय के बड़े हकदार आप लोग हैं। इस विजय के बड़े हकदार भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं, जिन्होंने एक विजन के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो?
अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालते ही किसान कल्याण में सबसे बड़ा फैसला लिया है। एनडीए सरकार ने अपने पहले फैसले में पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने का ये अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यभार संभालने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे किसानों और कृषि क्षेत्र में और भी अधिक काम करना चाहते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करने के बाद आज देश के छोटे किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी कर दी है, जिससे छोटे मझोले 9.3 करोड़ किसानों को सीधे लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री के इस त्वरित निर्णय से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। भदोही के किसानों ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगी। किसान खाद बीज समय से खरीद पाएंगे और समय से खेती भी कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने जो अभी 20,000 करोड़ की जो 17वीं किस्त जारी किया है, इससे किसानों को बहुत लाभ होगा और जो गरीब किसान हैं उनको बीज खाद इससे वो अपना खरीदारी करके अपने खेत के जो है बुआई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो 20,000 करोड़ रुपए जो अलाट किया है 9 करोड़ किसानों को, उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने जो एक छोटे मझले किसानों को जो दिया है पैसा, इससे वो अपनी खाद बीज लेके अपना फसल जो आगामी फसल है हमारा धान का, उसके लिए रोपाई वगैरह कर सकेंगे। भाई हम लोगों को किसान निधि संबंधित द्वारा जो पैसा मिलता है उससे हम लोग खाद बीज वगैरह जितने भी जो खेती वगैरह में जो मिलता है, जो पैसे मिलता है उसको खेत में खाद बीज और जितना भी सामग्री है उसको खरीद के उसमें इस्तेमाल करते हैं। जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त आने से किसान बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार बनते ही दूसरे दिन हमारे खातों में किसान सम्मान निधि की किस्त आ गई है, जिससे हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से हम किसानों के बारे में और अच्छा कार्य करें। और जो आज मोदी जी ने हमारे खाते में 17वीं किस्त डाली है, हम बड़े उससे खुश हैं और लगातार जो पीछे से आती रही है उससे बहुत काफी रिलीफ भी मिल रहा है लोगों को। बहुत सारे मेरे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको मोदी जी डायरेक्ट अपने खाते में किस्त देके खाते में आ रहा है, तो उससे डायरेक्ट लाभ मिल रहा है हम किसानों को। उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। बीजेपी ने जो ये काम किया किसानों के हित में बहुत अच्छा ही किया है और हम चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं हमारे किसानों के लिए हमारे हित में लाते रहें, जिससे हमें और लाभ मिले। आज 17वीं किस्त मोदी जी ने डाल दी है हमारे खाते में, इससे हम अपनी धान की फसल को बहुत तैयार करके उसमें बहेंगे और काफी अच्छी सरकार का सहयोग करते हैं। मोदी जी ने आज हमारे खाते में 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की डाली है, इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी हम जैसे गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को हम ऊपर पहुंचा सकें। और इस बीच कन्नौज के किसानों ने पीएम किसान निधि सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। किसानों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले किसानों के हित का ख्याल किया है। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की किस्त आने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कागज़ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने कागज़ सबसे पहले जो कागज़ सबसे पहला फैसला लिया है तो हम लोगों के जैसे किसानों के हित में लिया है। उन्होंने कागज़ सबसे पहली जो है मंजूरी किसान सम्मान निधि पे, और ये भी हमने सुना है कि अब की बार जो किसान सम्मान निधि आएगी वो 2,000 रुपये बढ़ के आएगी, जिससे कागज़ है कि हम किसानों को, बहुत से गरीब किसान हैं उन लोगों का जीवन यापन चलेगा, उससे बीज है खाद है ये चीज़ कागज़ लेने में उन्हें सुविधा रहेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसानों के हित में कार्य किया है। उन्होंने
किसान सम्मान निधि हर किसान जो किसान भाई उसके पात्र हैं, हर किसान भाइयों के खाते में किसान सम्मान निधि भेजने का कार्य किया है। जल्द से जल्द वो किसान सम्मान निधि किसान भाइयों के खाते में पहुंचेगी। माननीय मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि भेजी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है और इससे किसानों का भला होगा और किसान इससे खुशहाल होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किसानों के लिए, किसान के हित में जो भी कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और किसान के हित की बात हमेशा करते आए हैं। और जो सम्मान निधि का उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा किया है और सम्मान निधि उनके खातों में 1-2 दिन में पहुंचने वाली है। समाचारों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। रोज सिर्फ 2 सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम लगते हैं आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने में। 2 हड्डियों को दम विद सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का फिर से रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से भेंट कर उन्हें भी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। आगे बढ़ते हैं। बदायूं के उझानी कस्बा निवासी राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है। बीएल वर्मा ने कल शाम केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उनके शपथ लेते ही बदायूं में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगर वासियों में जमकर जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए जमकर आतिशबाजी भी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। बीएल वर्मा जमीन से जुड़े नेता रहे हैं और उन्होंने भाजपा में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए दूसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री का ये मुकाम हासिल किया है। हम में जितनी ऊर्जा है समय आपको बता नहीं सकते हैं कि माननीय बीएल वर्मा जी ने जिस तरीके से हम लोगों को सुरक्षित संरक्षित रहने का काम किया है, हमें लग रहा था कि जिस तरीके से माहौल बदला है कि कुछ शरारती तत्व माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे और जैसा ही उनका नाम आया, माननीय बीएल वर्मा जी का नाम आया, बहुत से शरारती तत्व गायब हो गए। और बड़ी खुशी का विषय है कि माननीय मोदी जी की पूरी टीम में बीएल वर्मा जी इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे इस भारतवर्ष में। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय बीएल वर्मा जी। आज मुझे बहुत खुशी है और बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से हमारे बदायूं जनपद के गौरव हमारे माननीय श्री बीएल वर्मा जी को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। निश्चित ही रूप से मैं ये चाहूँगा, ये जो टर्म तीसरा चल रहा है उसमें इनकी टीम और माननीय बीएल वर्मा जी एक नई गाथा लिखेंगे और मील का पत्थर अपने आप को साबित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं जिन्होंने बदायूं के बीएल वर्मा जी को मंत्री पद में मंत्रिपरिषद में शामिल किया। का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये तेजियां, ये फुर्तियां, ये इस उम्र की गर्मियां, यूं तो मैं 40 हूँ, अंदर से अब भी 20 हूँ, ऊंची सी उड़ान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम से पूरा करें अपनी 100% डेली विटामिन डी एंड कैल्शियम नीड। 2 हड्डियों को दम विद सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
बच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच कर सकती है। इस हमले में 9 लोग मारे गए हैं जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। इस आतंकी हमले के बाद सर्च अभियान के जरिए हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। उपराज्यपाल ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खुद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस हमले की पूरी जानकारी फोन पर ली और उन्हें स्थिति पर लगातार नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। शाम को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस और खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 37 लोग घायल। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया। 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है और मैं उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। सपा सरकार में पर्यावरण संरक्षण के मानकों को दरकिनार कर भूमाफिया द्वारा कुकरेल नदी व बंधे के बीच बसाई गई अकबरनगर के अवैध कॉलोनी में योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भूमाफिया और अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सरकार की इस मुहिम को प्रदेशवासियों के साथ पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने कुकरेल नदी और बंधे के बीच बसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई का नया चरण सोमवार से शुरू कर दिया है। सपा सरकार के पोषित भूमाफिया के अवैध निर्माण से कुकरेल नदी मृत प्राय हो चुकी है। योगी सरकार ने इसके पुनर्जीवन के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। हम लोगों ने डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया अकबरनगर में। अकबरनगर सेकंड को पहले लिया गया है और क्लस्टर वाइज हम लोग उसे आगे कार्रवाई कर रहे हैं। 1700 लोगों को आवास, प्रधानमंत्री जी आवास योजना के अंदर आवास दिए जा चुके हैं। उनके आवास शिफ्टिंग के बाद जो खाली हो रहा है उसको डिमोलिश करें। और इस बीच शामली जिले के कैराना खादा क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी 5 साल की बच्ची को तेंदुआ उठाकर ले गया। चीख पुकार पर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर खेतों की ओर दौड़े, लेकिन तब तक तेंदुआ बच्ची को अपना शिकार बना चुका था। काफी देर तलाश करने के बाद बच्ची खेत के मृत अवस्था में मिली, जहां ग्रामीण बच्ची के शव को उठाकर ले आए और बाद में गाँव में पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने पिंजरा लगाकर कॉम्बिंग भी की, लेकिन तेंदुआ नहीं निकल सका। तेंदुआ की तलाश शुरू की जा रही है। अरे मान लो जान नहीं पाई यार, कुटोरी दूसरा आदमी 5 में स्टोव पड़ी दी लो जी। सारे ने फिर के जिटो थे फिर ऐलान करवाए। फिर एक ने बता डोरी लावाड़ा गिरा था इस पर ट्रांसफार्म पे। अखबार मुझे बच्चे की नूत आई, वो फिर जब ऐलान हुए पीछे आया, फिर सारा गांव लिखड़ गया। जिन पेड़ों में टोई पैरों की पैड़ चली गई उसकी, वो पैरों की पैड़ मतलब पेड़ों में बढ़ गई। माता पाई फिर भी उस मौसी नहीं पा देखी वा मेरे लगा रहा है उसके।
और इस बीच गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस की डंपर से टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में बस सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 18 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। गाजीपुर के 12 चंवा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी ये बस अयोध्या से श्रद्धालुओं को लेकर बिहार के आरा जिले में जा रही थी। हादसे में बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए गाजीपुर मेडिकल कॉलेज और मऊ के जिला अस्पताल भेजा गया है। 16 पेशेंट आ चुके हैं, जिसमें 3 बीडी ब्रॉड डेड आए थे, 1 पेशेंट क्रिटिकल है, 3 पेशेंट मेजर ट्रॉमा के हैं और बाकी माइनर ट्रॉमा हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। ये आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। कोई बस जो है की टक्कर किसी से हुई थी, शायद करीमगंजपुर क्षेत्र में। इस बीच आजमगढ़ में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2024-26 की प्रथम पाली की परीक्षा में शिवानी पुत्री दिलीप कुमार के स्थान पर आजमगढ़ की प्रियंका पुत्री किशोर कुमार परीक्षा दे रही थी। कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र से मिलान करने पर संदिग्ध पाए जाने पर परीक्षा ड्यूटी में तैनात महिला कांस्टेबल प्रतिभा चौहान से शिकायत की गई, जिसके बाद अभियुक्ता की तलाशी ली गई, जिसके पास से प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और 6 फोटोग्राफ बरामद हुआ। अभियुक्ता को हिरासत में लेकर लिखित तहरीर के साथ पुलिस को सौंप दिया गया है। बीएड परीक्षा के दौरान दूसरे के स्थान पर एग्जाम देने वाली एक लड़की पकड़ी गई है। इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 350/24 धारा अंतर्गत 419, 420, 467, 68 व 120B व परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कायम किया गया है कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। इसके पास से जो एडमिट कार्ड था वो दूसरे का, आधार कार्ड और फोटोग्राफ भी दूसरे का था। जब इससे पूछा गया तो इसने कबूल किया कि मैं दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही हूँ। मुकदमा पंजीकृत है, शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद में सिपाही की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को सीएचसी में भर्ती भी कराया गया है। गौरतलब है कि फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज में तैनात 2021 बैच के सिपाही रोहित कुमार सब इंस्पेक्टर संतोष पुलिस टीम के साथ अवैध खनन की सूचना पर खनन माफियाओं को पकड़ने देर रात नगला चंदन गया था, जहां रोहित कुमार ने खनन माफिया के ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, जिस पर खनन माफिया ने सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और भाग निकला। ट्रैक्टर की चपेट में आने से सिपाही रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक सिपाही जनपद बिजनौर का निवासी था। पुलिस थाना नवाबगंज की जो रात्रि गश्त की टीम थी वो अपने गश्त पर थी और तभी सूचना मिलती है कि कहीं कुछ अवैध कार्य हो रहा है। उसमें टीम वहां पहुंचती है और ट्रैक्टर को रोकने के प्रयास में ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होता है, जिसमें हमारा एक कर्मी घायल हो जाता है और उसे हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद लगभग 6:30-7 बजे सुबह में उसको मृत घोषित किया जाता है। इस घटनाक्रम में फतेहगढ़ पुलिस ने एक मजबूत मुकदमा उन अपराधियों के खिलाफ लिखा, मुकदमा संख्या 148/2024, जो कि भादवी 302, 353, 379, 411, 34 भादवी और साथ में 4/21 खान और खनिज अधिनियम के अंतर्गत थाना नवाबगंज में लिखा गया। और आज शाम में थाना नवाबगंज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें से नामित 2 अभियुक्तों को दौरान पुलिस मुठभेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को तुरंत सीएचसी ले जाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं मेरठ के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती बच्ची की कुछ दिन पूर्व मौत हो गई थी, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें परिजन डॉक्टर से बच्ची के मरने का कारण पूछ रहे हैं। साथ ही परिजनों का ये भी कहना है कि डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही से उनकी बच्ची की जान चली गई है और बच्ची की कमर पीछे से जली भी हुई है। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि संबंध में जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा जांच समिति का गठन करते हुए प्रकरण की जांच 7 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।